We'll start with next question, question number 25th. A magnet makes 40 oscillations per minute. 40 oscillations per minute मतलब फ्रीक्वेंसी है, और पर मिनट है, उसको पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एट अ प्लेस हैविंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0.1 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला. बोला इंटेंसिटी है लेकिन यूनिट है टेस्ला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है वो बी का वैल्यू है. एट अनदर प्लेस इट टेक्स 2.5 सेकेंड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन. तो पहले एक जगह पे, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जहां पे फील्ड की वैल्यू 0.1 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला थी, वहां पे फ्रीक्वेंसी दिया है. दूसरे लोकेशन पे टाइम पीरियड दिया है. एट अनदर प्लेस इट टेक्स 2.5 सेकेंड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन. तो जानबूझ के ऐसा करते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है, दूसरे जगह पे टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज टाइम पीरियड. द वैल्यू ऑफ अर्थ हॉरिजॉन्टल फील्ड एट दैट प्लेस इज. तो क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ क्वेश्चन समझ लो अच्छे से. इन फर्स्ट केस अ मैग्नेट मेक्स 40 ऑसिलेशंस पर मिनट. तो N1 equal to 40 oscillations per minute. 1 minute has 60 seconds. तो 40 by 60 oscillations per second. 2 and 3. Time period is 1 upon frequency. तो 1 upon 2 upon 3 मतलब 3 upon 2 मतलब 1.5. तो पहले लोकेशन पे टाइम पीरियड कितना है? 1.5 सेकेंड. और पहले लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 0.1 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, मतलब 10⁻⁶ टेस्ला इन शॉर्ट. तो B1 इज 10⁻⁶ टेस्ला. दूसरे लोकेशन पे टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है? 2.5 सेकेंड. और उस दूसरे लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है? दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग यू. तो डू यू रिमेंबर टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन म्यू बी, वेयर म्यू इज बैकवर्ड मोमेंट. तो मैग्नेट सेम है तो आई भी सेम है, म्यू भी सेम है, तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी. तो देयरफॉर आपको क्या फाइंड करना था? B2 फाइंड करना है. देयरफॉर T2 बाई T1 इक्वल टू रूट ऑफ B1 बाई B2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो T2 की वैल्यू 2.5, T1 की वैल्यू 1.5 एंड 2.5 एंड root of B1 is 10⁻⁻⁶ upon B2. Correct. Then हो गया सॉल्व. This is 3 this is 5 squaring on both sides. 25 by 9 10⁻⁻⁶ और ये आ जाएगा B2. तो B2 आ जाएगा 9 by 25 इंटू 10⁻⁻⁶. 9 by 25 होता है 0.3435 के आसपास. तो ऐसा कुछ होना चाहिए 0.36. So this is 0.36 into 10⁻⁻⁶ टेस्ला. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टाइम पीरियड of a freely suspended magnet is 4 seconds. If it is broken into length, sorry, if it is broken in length into 2 equal parts, one part is suspended in the same way, then its time period will be. Good question. हमारे पास एक freely suspended magnet है जिसका time period 4 second है. तो you have a freely suspended magnet and the time period of this magnet is 4 seconds. So let's say it is suspended from some rigid support with the help of a string, and then it is broken in length in 2 parts. So it is broken in length in 2 parts. In length मतलब ये एक पार्ट हो गया और एक दूसरा पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट्स हो गए. ब्रोकन इन लेंथ इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा भी क्वेश्चन को अगर गलत से रीड किया तो आंसर हो जाएगा. ब्रोकन इन लेंथ मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किया है उसका, और दोनों में से एक पार्ट को सेम वे में सस्पेंड कर दिया. तो दूसरे का क्या किया? दूसरे का कुछ काम नहीं है, दूसरा वी हैव जस्ट थ्रोन इट अवे. तो अब जो नया टाइम पीरियड होगा, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड इन दिस केस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन म्यू बी. देन यू मस्ट नो
2 पाई कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं की। तो टाइम पीरियड विल बी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन न्यू, डाइपोल मोमेंट। एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था जिसमें अगर हम मैग्नेट को दो इक्वल हाफ में स्प्लिट करते हैं वाया इट्स लेंथ, तो डाइपोल मोमेंट हो जाता है हाफ एंड हाफ। तो इस न्यू केस में डाइपोल मोमेंट हो जाएगा म्यू बाय 2, करेक्ट। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², ये इंपॉर्टेंट है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। तो पहले केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरे केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं होगा, I डैश m डैश r डैश स्क्वायर। अब जब आपने लेंथ में कट किया है तो मास हाफ हो गया और रेडियस भी हाफ हो गया। इसका रेडियस अगर r था तो इसका रेडियस आ जाएगा r/2। तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डैश विल बी इक्वल टू m/2 और r/2 का स्क्वायर। तो I डैश इक्वल टू mr²/8, 2 और ये 4 8, लेकिन mr² कौन है, वो ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो I डैश क्या आ गया, I/8। तो ये दो चीजें हमको पता होनी चाहिए थी, I डैश इज I/8 एंड म्यू डैश इज μ/2। देयरफॉर टाइम पीरियड, न्यू टाइम पीरियड अगर फाइंड करना है तो t डैश बाई टी, लेकिन t इज प्रोपोर्शनल टू I/म्यू। तो I डैश अपॉन I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, तो यहाँ पे आएगा म्यू अपॉन म्यू डैश। I डैश बाई I इज 1/8, I डैश बाई I इज 1/8, म्यू बाय म्यू डैश इज 2। तो ये क्या आ जाएगा, 2 1 एंड 4। तो t डैश इक्वल टू t/√4 इज 2। तो हाफ टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड विल बी t/2। t कितना दिया हुआ है, 4, तो 4 दिया हुआ है तो 4/2 2 सेकेंड्स। तो t दिया हुआ है 4, 4/2 इज 2 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, (2020) an iron rod of susceptibility 599, susceptibility 599, so what is relative permeability 600, is subjected to magnetizing field, मतलब कौन, H की वैल्यू दी है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोला है, बराबर। मैग्नेटाइजेशन बोला होता तो mz। The permeability of the material of the rod is, permeability of the material of rod मतलब म्यू की वैल्यू पूछी है, तो b इक्वल टू क्या है, म्यू एच। तो म्यू पूछा है, व्हाट इज म्यू, b/h, बराबर, करेक्ट। क्या करोगे फिर, ऐसा करना ही नहीं है सॉल्व, करना क्या है आपको, क्या फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है, म्यू। व्हाट इज म्यू, μ0 इंटू म्यू आर। μ0 तो दिया है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, म्यू आर इज 1 प्लस काई। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷, 1 प्लस 599, दैट इज 600, 600 इंटू 4 is 2400 पाई, 2400 पाई, 2400, 100 इसको दे दिया तो 10 पावर, हाँ तो 24 पाई इंटू 10⁻⁵, देखो है क्या, है ना, है कि नहीं। अगर ये 24 है, इसको 2.4 लिखना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। 24 को 2.4 इंटू 10 लिखते हो कि नहीं, ये 10 और ये -5 मतलब -4, तो 2.4 पाई इंटू 10⁻⁴, ऑप्शन नंबर ए ना। तो फिर ये एच की वैल्यू क्यों दी, आपको कंफ्यूज करने के लिए, देयर इज नो अदर नीड फॉर डूइंग दैट, सिंपल क्वेश्चन है। क्विक क्विक क्विक। तो ऐसे क्वेश्चन में परमियाबिलिटी, एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी मतलब μ0 इंटू म्यू आर, आपको सिर्फ μ0 इंटू म्यू आर ही करना था, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, लेवल इज गुड।
टू आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब मैग्नेटिक लेंथ दोनों का सेम, दोनों का डाइपोल मोमेंट भी सेम, टू आइडेंटिकल शॉर्ट बार मैग्नेट्स ईच हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट m are placed at a distance of 2d apart with axis perpendicular to each other, with axis perpendicular to each other in horizontal plane. The magnetic induction at a point midway between them is good. पहले तो ये समझ लो कि हमारे पास दो शॉर्ट बार मैग्नेट्स है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल मैग्नेट्स है, बट एक्सेस दोनों का क्या है, परपेंडिकुलर है। एक्सेस परपेंडिकुलर होना मतलब एक का ओरिएंटेशन ऐसा है, तो ये जो मैग्नेट है पहला, इसका एक्सिस आएगा दिस वन और दूसरे का एक्सिस आएगा ऐसा, तो दोनों के एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है। दोनों के सेंटर टू सेंटर में डिस्टेंस कितना है, 2d, 2d बोला है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ वन, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ वन इज ओवर हियर व्हाइल द सेंटर ऑफ अदर इज ओवर हियर, देन इन दोनों के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस है 2d, तो दिस डिस्टेंस इज 2d। अब इसके मिड पॉइंट पे ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है सेंटर्स को, इसके मिड पॉइंट पे मतलब यहाँ पे लेट अस से सम पॉइंट P, इस P पॉइंट पे को क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड है ना, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन देम, मिडवे मतलब हाफ डिस्टेंस पे। अभी टोटल डिस्टेंस 2d था, तो ये हाफ डिस्टेंस कितना हो गया, d, और ये हो गया d। अब डजंट मैटर आप नॉर्थ पोल साउथ पोल कहाँ लेते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको नॉर्थ बोलोगे इसको साउथ बोलोगे चलेगा, उल्टा कर दोगे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे भी वैसा ही है, इसको नॉर्थ बोलोगे इसको साउथ बोलोगे, उल्टा लिखोगे, डजंट रियली मेक एनी डिफरेंस। सिर्फ आपको पता ये होना चाहिए, ये जो मिड पॉइंट है P, इस पे अगर आपको इंडक्शन निकालना है तो इंडक्शन मिड पॉइंट पे दोनों मैग्नेट्स का आएगा, पहले मैग्नेट का भी आएगा और दूसरे का भी आएगा। एक काम करते हैं, इसको मैग्नेट नंबर 1 बोल देते हैं, इसको मैग्नेट नंबर 2 बोल देते हैं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेट नंबर 1 के लिए ये P पॉइंट इक्वेटर पे है। व्हाट इज इक्वेटर, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो ये जो P पॉइंट है ये मैग्नेट नंबर 1 के लिए इक्वेटर पे है, और इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड होता है B1 इक्वल टू म्यू 0/4 पाई, नहीं m एक्सियल 2 एक्सिस में होता है, यहाँ पे होता है m अपॉन r क्यूब, डिस्टेंस का क्यूब, करेक्ट। देन जो सेकेंड मैग्नेट है वो सेकेंड मैग्नेट के लिए यही P पॉइंट एक्सिस पे है, तो ये हो जाता है म्यू 0/4 पाई 2m/r³। क्लियर यहाँ तक। अब आपको पता ही होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ मतलब नीचे की तरफ। तो लेकिन तुम फाइंड कौन से पॉइंट पे कर रहे हो, P पॉइंट पे, तो पहले मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ मतलब नीचे है, नीचे है मतलब इधर है, ये है B1। सिमिलरली दूसरे का भी नॉर्थ टू साउथ, लेकिन आप फाइंड क्या कर रहे हो, P पॉइंट पे, तो ये दूसरे का फील्ड है, दूसरे का फील्ड है B2। तो ओवरऑल सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस, इन विच ये B2 फील्ड है, ये B2 फील्ड और ये B1 फील्ड बोथ आर एट 90 डिग्रीज टू ईच अदर। दो वेक्टर्स व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू इज B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा अलोंग द डायगोनल, और नेट B नेट will be under root of B1 square plus B2 square, राइट। तो अब B1 स्क्वायर और B2 स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है, तो B इक्वल टू, और एक काम करो, थोड़ा सा आसान कर दो खुद का काम। दिख रहा है आपको ये B1 है और B2 में सिर्फ 2 एक्स्ट्रा है, तो B2 इज 2 इंटू B1, तो B2 इज इक्वल टू 2 इंटू B1। तो देयरफॉर अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू B1 स्क्वायर, मतलब आंसर में √5 दिखना चाहिए, आंसर में √5 दिखना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, खत्म, यही आएगा और कुछ आएगा नहीं अब। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4B1 स्क्वायर प्लस 1 B1 स्क्वायर इज 5B1 स्क्वायर, तो रूट ऑफ 5 टाइम्स ऑफ B1, और B1 क्या था, म्यू 0/4 पाई m/r, लेकिन r है d,
क्योंकि आर है डी, 2D नहीं है वो, क्या है वो, डी। पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस डी है, तो ये आ जाएगा डी क्यूब। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ये आर की जगह पे लिख देते हैं डी क्यूब। दिस इज डिस्टेंस का क्यूब, तो डिस्टेंस का क्यूब यहाँ पे भी डी क्यूब कर देंगे, बेटर, डी क्यूब। तो देखो आंसर वही आएगा, √5 μ0/4πm/d3। तो √5 μ0/4πm/d3, हमने स्मॉल एम लिखा, उन्होंने कैपिटल एम बोला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ गुड क्वेश्चन। टू शॉर्ट बार मैग्नेट्स ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर ईच, मतलब दोनों का मैग्नेटिक लेंथ सेम है, हैव मैग्नेटिक मोमेंट्स 1.2 एम्पीयर मीटर स्क्वायर एंड 1 एम्पीयर मीटर स्क्वायर। लेंथ सेम है बट मैग्नेटिक मोमेंट सेम नहीं है। दे आर प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, हॉरिजॉन्टल टेबल, टेबल हॉरिजॉन्टल, लेकिन मैं ड्रॉ करते वक्त वर्टिकल पे दिखाऊंगा। पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों मैग्नेट्स आर पैरेलल टू ईच अदर विद देयर नॉर्थ पोल्स, विथ देयर नॉर्थ पोल्स, विथ देयर नॉर्थ पोल्स, मतलब दोनों का नॉर्थ पोल। इधर एक एक सिंगल सिंगल वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आपने गलती से ऐसा पढ़ा विथ देयर नॉर्थ पोल्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द साउथ, आप ऐसा भी सोच सकते थे कि एक का नॉर्थ पोल इज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ अनदर, वैसा नहीं है। तो पहले क्वेश्चन समझ लो, हमारे पास एक टेबल है, टेबल पे दो बार मैग्नेट्स है, लेंथ सेम है, डायपोल मोमेंट अलग है, उन दोनों का नॉर्थ पोल कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स द साउथ। किसका साउथ होगा फिर, अर्थ के सरफेस पे जो डायरेक्शन होते हैं उसका साउथ, क्योंकि टेबल क्या है, हॉरिजॉन्टल है। जैसे आपका डेस्क है, बेंच, इस पे आपने, इस बेंच पे आपने दो मैग्नेट रख दिए, तो आप टॉप से देखोगे तो क्या दिखेगा, यू विल लुक फ्रॉम द टॉप ऑफ इट। तो सपोज ये टेबल था, हॉरिजॉन्टल टेबल था, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस टेबल पे आपने दो बार मैग्नेट रख दिए ऑफ द सेम लेंथ, तो यू हैव टू बार मैग्नेट ऑफ द सेम लेंथ एंड दे आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, so they are kept parallel to each other, ऐसा रखा है, with their north poles, with their north poles pointing towards south। तो पहले तो आपको डायरेक्शंस पता होने चाहिए, डायरेक्शंस पता होने चाहिए। ये होता है ईस्ट डायरेक्शन, ये है वेस्ट डायरेक्शन, ये है नॉर्थ डायरेक्शन, और ये है साउथ डायरेक्शन, करेक्ट। तो व्हाट दे आर टेलिंग यू इज कि जो मैग्नेट के नॉर्थ पोल थे वो टुवर्ड्स है साउथ, मतलब ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, दे आर टुवर्ड्स द साउथ, एंड ये साउथ पोल है, ये भी साउथ पोल है, करेक्ट। अब आगे क्या बोला है, दे हैव अ कॉमन मैग्नेटिक इक्वेटर, दिख ही रहा है ये कॉमन मैग्नेटिक इक्वेटर है, क्योंकि अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर्स ऑफ बोथ इज द सेम स्ट्रेट लाइन, तो इक्वेटर क्या है, कॉमन है। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का सेपरेशन है दोनों, एक दोनों सेंटर्स में, मतलब यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर है, तो दिस डिस्टेंस ओवरऑल इज 20। अगर ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा तो ऑफ कोर्स यू कैन गेस कि ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। देन उसके बाद द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी तुमको लेना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लेते हैं। तो द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक इंडक्शन एट मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, ये है मिड पॉइंट ओ, यहाँ पे दिस इज पॉइंट ओ ज्वाइनिंग द सेंटर्स, इज क्लोज टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक इंडक्शन इज। आगे मैंने बोला था कि अर्थ का मैग्नेटिक इंडक्शन भी लेंगे अब, करेक्ट। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से, एकदम अच्छे से समझ लेना। आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन अगेन, तो यू नीड टू रिमेंबर। मैं पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से ध्यान दो। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल टेबल मैं ड्रॉ कर रहा हूं वर्टिकल प्लेन पे, एक्चुअली ये है हॉरिजॉन्टल। तो डायरेक्शंस आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको पता होने चाहिए। तो ये डायरेक्शन है आपका ईस्ट, this is north, this is west, and this is south. And then you have a horizontal table on which you will keep magnets.
तो ऐसा एक हॉरिजॉन्टल टेबल है ऑन विच यू विल कीप मैग्नेट्स एंड द मैग्नेट्स विल बी केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। तो ऐसा एक टेबल है, मान लेना ये टेबल है ऐसा। गुड, देन वो ऑफ सेंटर हो गया, इसको सेंटर में लाओ। गुड, अब दो मैग्नेट्स थे ऑफ द सेम लेंथ बट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डाइपोल मोमेंट्स। तो दो मैग्नेट्स है, दे आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, they're kept parallel to each other. Both of them have same values, same magnetic length, but different values of dipole moment. They are kept in such a way that इन दोनों का नॉर्थ पोल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ, तो इन दोनों का साउथ पोल विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, बराबर। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 20, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर और ये आ गया 10 सेंटीमीटर, और ये मिड पॉइंट है O। आपको मिड पॉइंट O पे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। और रिमेंबर ये कॉमन इक्वेटर है दोनों का, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इज कॉमन इक्वेटर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल बी नेट मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस? ये पहला बार मैग्नेट है, ये दूसरा बार मैग्नेट है। नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड विल बी पॉइंटिंग नॉर्थ टू साउथ। मतलब अगर आप देखोगे उस मिड पॉइंट पे देखोगे तो पहले मैग्नेट का फील्ड नॉर्थ टू साउथ मतलब ऊपर की तरफ है, दूसरे मैग्नेट का फील्ड भी नॉर्थ टू साउथ मतलब ऊपर की तरफ ही है। तो ये वैल्यू है, ये डायरेक्शन है B2 का और ये डायरेक्शन है B1 का। क्लियर, राइट? बट आर वी नॉट मिसिंग समथिंग एल्स? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड्स, बराबर, डाउनवर्ड्स। अगर आप डाउनवर्ड्स करते हो तो आंसर नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, क्योंकि ये जियोग्राफिक साउथ है और वो जियोग्राफिक नॉर्थ है, और मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ उल्टा होता है। तो ये जियोग्राफिक साउथ है तो यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो याद रखना ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, इधर नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ। ये साउथ कौन सा है? ये जियोग्राफिक साउथ है। ये नॉर्थ कौन सा है? ये जियोग्राफिक नॉर्थ है। तो मैग्नेटिक जो है ये साउथ होगा। तो ये साउथ पोल है, अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल है, तो इसका भी जो फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो भी आएगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे ये अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर, मतलब यहाँ पे ऊपर, एक्चुअली वो वर्टिकल में कुछ है ही नहीं, इट इज ऑल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। इट इज जस्ट बिकॉज आई वांट टू ड्रॉ हियर एंड शो, दैट इज व्हाई आई एम ड्राइंग इट ऑन वर्टिकल प्लेन। तो यहाँ पे प्लस करोगे, अगर आपने वो उल्टा लिया होता तो माइनस कर लेते, माइनस करोगे तो आंसर आएगा नहीं। और एनीवेज इन एनी केस B1 और B2 दोनों के दोनों इक्वेटोरियल फील्ड है, क्योंकि ये O पॉइंट पहले मैग्नेट के इक्वेटर पे है और O पॉइंट दूसरे मैग्नेट के भी इक्वेटर पे है। अनलाइक द प्रीवियस केस में एक का इक्वेटर था, दूसरे का एक्सिस था। तो इस केस में B1 और B2 की वैल्यू आएगी सेम, μ0/4π m अपॉन डिस्टेंस का क्यूब, प्लस B2 भी आएगा μ0/4π m अपॉन डिस्टेंस का क्यूब, प्लस BH की तो वैल्यू ही हमको दी है डायरेक्टली, तो देन वो 2 टाइम्स हो गया। तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स μ0/4π m अपॉन डिस्टेंस का क्यूब प्लस BH। μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। m की वैल्यू, हाँ ये हो गई गड़बड़, ये हो गई गड़बड़, m की वैल्यू सेम नहीं थी तो प्रॉब्लम है, अब तो नहीं यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, फिर 2 टाइम्स नहीं लिख सकते। तो 2 टाइम्स तो नहीं लिख सकते, लेकिन बाकी तो कॉमन निकाल सकते हो ना। μ0/4π कॉमन, 1/d³ भी कॉमन, तो m1 प्लस m2 प्लस BH। μ0/4π 10⁻⁷, d 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर और मीटर में 10⁻⁻1, इसका होगा क्यूब, इसका हो जाएगा क्यूब, तो 10⁻⁻3, करेक्ट। m1 प्लस m2, m1 था 1.2, m था 1, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1.2 और 1 था, वेरी गुड। और BH की वैल्यू आपको दी हुई है 3.6 इंटू 10⁻⁻5,
तो ये आ जाएगा 10⁻⁻⁴, ये आ जाएगा आपके पास 2.2 प्लस 3.6 इंटू 10⁻⁻⁵ बराबर। 10⁻⁴ कॉमन निकाल लो, या फिर एक काम करो, ये 10⁻⁵ है ना, इसको 10⁻⁴ करो। कैसे करोगे? एक इसको दे दो 0.36, तो 10⁻⁴ 2.2 प्लस 0.36 10⁻⁴, कुछ नहीं है, इसका एक पाव इसको दे दिया, 10⁻⁴ कॉमन हो गया, क्वेश्चन खत्म। 10⁻⁴ कॉमन, 2.2 प्लस 0.36 कितना होता है? 2.56 इंटू 10⁻⁻⁴, ऑफकोर्स टेस्ला। तो ये आ गया नेट फील्ड, तो ये आंसर आना चाहिए 2.56 इंटू 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EMU? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ESU? ESU था चार्ज का सीजीएस यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और EMU होता है मैग्नेटिक फील्ड का, डाइपोल मोमेंट का यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। सीजीएस यूनिट है ये। A very small magnet is placed in the magnetic meridian with its south pole pointing towards north. The null point is obtained 20 centimeter away from the center of the magnet. If the Earth's magnetic field at this point is 0.3 Gauss, the magnetic moment of the magnet is. तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यू मस्ट नो, पता होना चाहिए मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है। मैग्नेटिक मेरिडियन पता है आप लोगों को? व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन? What is magnetic meridian? A plane which contains magnetic axis is called as magnetic meridian. What is true meridian? सब भूल गए, अभी बताया था थोड़े दिन पहले। This is Earth, more or less a sphere. It is not really a sphere. Then you should know, ये आता है ज्योमेट्रिक नॉर्थ, ज्योमेट्रिक ज्योग्राफिक, और ज्योमेट्रिक की बात है, ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ज्योग्राफिक साउथ। और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू बोथ ऑफ दिस पोल्स is known as axis of earth, geographic axis of earth, geographic axis है ये। अब ये जो geographic axis है, ये एक लाइन है, ये किसी तो प्लेन में होगा। फॉर एग्जांपल आई हैव अ लाइन ऑन दिस पेपर, ये लाइन इस पेपर में है, मतलब इस प्लेन में है, तो वैसे ही ये भी एक लाइन है, ये किसी एक प्लेन का पार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एज मेरिडियन। कौन सा मेरिडियन? ज्योग्राफिक मेरिडियन या फिर ट्रू मेरिडियन। तो ये जो लाइन है, दिस विल बी बेसिकली पार्ट ऑफ सम प्लेन, so this line is part of some plane and that plane is called as geographic meridian or true meridian. तो ये आ गया ट्रू मेरिडियन। सिमिलरली आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो थोड़े से शिफ्टेड होते हैं। यहाँ पे नॉर्थ है ज्योग्राफिक, तो यहाँ पे साउथ है कौन सा? मैग्नेटिक। यहाँ साउथ है ज्योग्राफिक, तो यहाँ पे नॉर्थ है कौन सा? मैग्नेटिक। A straight line passing through both these poles is called as, क्या बोलते हैं इसको? रोटेशनल एक्सिस। रोटेशनल कहाँ से आ गया? ये मैग्नेटिक एक्सिस है। जैसे ज्योग्राफिक एक्सिस जिस प्लेन का पार्ट है वो ज्योग्राफिक मेरिडियन या फिर ट्रू मेरिडियन है, वैसे ही मैग्नेटिक एक्सिस भी किसी एक प्लेन का पार्ट है, और वो जो प्लेन का पार्ट है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलते हैं उसको? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन यहाँ दिखाना पड़ेगा मुझे। यू हैव टू नो ऑल दिस बेसिक आइडियाज। अगर ये पता नहीं है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ये आ गया मैग्नेटिक मेरिडियन। अब अगर आप देख रहे हो अच्छे से, इफ यू लुकिंग केयरफुली, तो ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस में एक एंगल बना,
इस एंगल का भी एक नाम है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब फिलहाल के लिए इतना सफिशिएंट। क्वेश्चन क्या पढ़ लेते हैं। अ वेरी स्मॉल मैग्नेट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जो मैग्नेटिक मेरिडियन है इसमें हमने एक वेरी स्मॉल मैग्नेट को प्लेस कर दिया। तो इसमें हम एक वेरी स्मॉल मैग्नेट को प्लेस कर देंगे। तो लेट अस से वी आर प्लेसिंग सम मैग्नेट ओवर हियर, अ स्मॉल मैग्नेट इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ऐसा उसको प्लेस कर दिया इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। आगे क्या बोला है, विथ इट्स साउथ पोल पॉइंटिंग टू द नॉर्थ। तो जो मैग्नेट का साउथ पोल था वो टुवर्ड्स नॉर्थ पॉइंट कर रहा है, तो ये मैग्नेट का साउथ पोल है। दिस इज साउथ पोल ऑफ मैग्नेट विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब नॉर्थ इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ। कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। वेरी गुड। देन द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ मैग्नेट। नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मैग्नेट। पहली बात तो नल पॉइंट मतलब क्या, यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड्स है, एक अर्थ का विच इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और एक मैग्नेट का विच इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ मैग्नेट। मतलब ये दोनों फील्ड्स विल कैंसल आउट ईच अदर। तो ये भी पता होना चाहिए, इसका जो फील्ड है वो नॉर्थ टू साउथ है ऐसा, और जो अर्थ का फील्ड है वो इसको अपोजिट है, अर्थ का फील्ड इसको अपोजिट है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे दोनों फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, उसको बोलते हैं नल पॉइंट। तो नल पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर टू मैग्नेटिक फील्ड्स कैंसल आउट ईच अदर, राइट। और ये पॉइंट अलोंग द एक्सिस है, देख ही रहा है, अलोंग द एक्सिस है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट मतलब एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, म्यू 0/4 पाई 2m बाय r क्यूब। और वो r डिस्टेंस कितना दिया है आपको, 20 सेंटीमीटर। If Earth's magnetic field at this point is 0.3 Gauss, the magnetic moment of the magnet is simple. So remember this, magnet का फील्ड और अर्थ के फील्ड ने एक दूसरे को कर दिया कैंसल। ये था μ0/4 पाई, बराबर। यहाँ भी गलती है, बताता हूँ क्या गलती है। एक्सियल फील्ड है ये, क्योंकि अलोंग द एक्सिस है। तो अलोंग द एक्सिस मतलब यहाँ पे 2m अपॉन डिस्टेंस का क्यूब इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 0.3 गॉस। गलती क्या है, तुम सीजीएस यूनिट में हो, म्यू 0/4 पाई की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे 10⁻⁷ नहीं होती है, ये 1 होती है। दैट इज अ मिस्टेक। ये सारे के सारे सीजीएस यूनिट है, आंसर भी सीजीएस में है। तो वो म्यू 0/4 पाई लिखना नहीं तो आंसर कभी मिलेगा नहीं। तो आपको क्या चाहिए, m 0.3/2 इंटू डी क्यूब। डी क्यूब, व्हाट इज डी, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का क्यूब, व्हाट इज 20 का क्यूब। करना क्या है आपको, आपको 2 का क्यूब करना है और 10 का क्यूब करना है, हो गया 8000। 2 का क्यूब इज 8, 10 का क्यूब इज 1000। तो 0.3 इंटू 8 इंटू 1000 अपॉन 2, 1 एंड 4 ये इसको दे दो 300, 12 12 और 12 एंड 100, 1200 कितना होगा ये 1200। 1200 होना चाहिए, है क्या, वो है 1.2 इंटू 10⁻³ 1.2 इंटू 10⁻³ EMU डन।